हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ सीआरपीसी। आज हम फिर से सीआरपीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं गाइस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कवर किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं गाइस। चैप्टर 4 है पावर ऑफ पुलिस एंड एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। चैप्टर 5 में दिया गया है अरेस्ट ऑफ पर्सन एंड चैप्टर 6 इज अबाउट प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। गाइस, जैसा कि आपको पता है सीआरपीसी में टोटल चैप्टर 37 है, सेक्शन 484 है। 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुआ था सीआरपीसी। और सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस दिया गया है और सेकंड शेड्यूल में फॉर्म्स दिए गए हैं, जो कि टोटल 56 फॉर्म है। आइए गाइस, बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 सेक्शन 36 से 40 तक है। चैप्टर 4 में दिया गया है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। सेक्शन 36 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। इसमें सुपीरियर ऑफिसर्स की पावर्स दी गई हैं। सेक्शन 37 बात करता है पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस पब्लिक इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। गाइस, इस सेक्शन में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पब्लिक की ड्यूटी बनती है कि आप पुलिस की और मजिस्ट्रेट की सहायता करें। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है फॉर टेकिंग एंड प्रिवेंटिंग एस्केप ऑफ एनी पर्सन। अगर कोई पुलिस से बचकर कोई पर्सन भाग रहा है तो उसको पकड़वाने के लिए आपको मदद करनी चाहिए, पब्लिक को मदद करनी चाहिए किसी मुजरिम को पकड़वाने के लिए। सेकंड कंडीशन है प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। अगर आपको लगता है कि आपकी लोकेलिटी में कोई शांति भंग हो सकती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है जिससे शांति भंग हो सकती है, तो आप उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। कंडीशन थर्ड जो है वो बात करता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर आपको लगता है कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ, ठीक है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हैं। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी सूचना आप जल्दी से जल्दी पुलिस को देवें। इफ पर्टिकुलर डू नॉट एड देन 187 आईपीसी वुड अप्लाई। सेक्शन 39 पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। पब्लिक की ड्यूटी बनती है कि आप अगर आपके सामने कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो आप उसकी सूचना पुलिस को दें। बर्डन ऑफ प्रूफ शेल बी ऑन दैट पर्सन व्हाई ही डिड नॉट गिव इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को नहीं देते हैं, अगर फिर पुलिस आपसे पूछती है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे रहेगा कि आपने वो इन्फॉर्मेशन आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई। ठीक है। नाउ चैप्टर 5। गाइज, एक चीज है इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर के चल रहा हूँ। गाइज, हर सेक्शन को डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं बहुत बार, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वही मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। गाइस, चैप्टर 5 सेक्शन 41 से 60A तक है, जिसमें दिया गया है अरेस्ट ऑफ पर्सन। इसको गाइज मैंने हिरार्की वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको ये याद करना इजी हो जाए। गाइज, फर्स्ट है पार्ट इसी में हु कैन अरेस्ट, सेक्शन 41 से 45 तक। सेकंड है अरेस्ट हाउ मेड, प्रोसीजर है वो सेक्शन 46 में दिया गया है। और राइट्स एंड ड्यूटीज थर्ड पार्ट है जो कि सेक्शन 47 से 60A तक डील करता है। अब गाइज, ये कीवर्ड्स हैं, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। सेक्शन 41 बात करता है व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर कब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, वो सेक्शन 41 में दिया गया है। 41A में दिया गया है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 41B बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। 41C बात करता है कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। 41D बात करता है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। 42 बात करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 43 बात करता है व्हेन प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट। 44 इज अबाउट व्हेन मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट and 45 not applies on armed forces. Guys, section 41 when पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस कब विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। जैसे आपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो वो सबसे पहले बोलता है पहले जाइए और वारंट लेकर आइए मेरे नाम का। तो पुलिस उनको कागज दिखाती है, ये वारंट हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो वो जो है ये सेक्शन 41 कवर अप करता है। व्हेन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड देन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है कहीं पर तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। व्हेन पनिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस इज लेस देन 7 years ऑल्दो इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी ऑफेंस की 7 साल से कम सजा है, हालांकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर भी जनरल रूल है कि पर्सन शैल नॉट बी अरेस्टेड, कि उस इंसान को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है,
और इफ अरेस्टेड देन रीजंस हैज टू बी रिकॉर्डेड। अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो रीजंस उसमें मेंशन करने होंगे आपको। व्हेन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट person has committed any offense punishable with death li 7 years more than police officer shall arrest the person if he is satisfied। अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें डेथ या LI या 7 साल से ज़्यादा सजा है तो आप उसको हैंड टू हैंड अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जैसे कि अभी बर्निंग न्यूज़ चल रही है आजकल, सुशील कुमार, उन्होंने कुछ टाइम पहले कत्ल कर दिया था अपने किसी जूनियर का, और मर्डर कमिट करने के बाद इधर उधर भाग रहे थे। फिर उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया कि भगोड़ा साबित कर दिया उनको, ठीक है, कि ये जहाँ कहीं भी मिले, जो कोई भी इसकी सूचना देंगे उनको 1 लाख का इनाम मिलेगा, ठीक है। तो इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, तो वो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है हैंड टू हैंड। अगर ऐसा कोई ऑफेंसेस जो आउट ऑफ इंडिया कमिट किया गया है तो अरेस्ट इज मेड ऑन द स्पॉट। सेक्शन 41 में बात करता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। अंडर दिस सेक्शन पुलिस ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग अ पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him at such place as specified in notice। सेक्शन 41A में दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर एक नोटिस इशू कर सकते हैं किसी पर्सन को बुलाने के लिए। मान लो उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है थाने में, ठीक है, या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, पुख्ता सूचना मिली है कि किसी फलाने बंदे ने ऐसा ऐसा कुछ ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके नाम से एक नोटिस जारी होगा और उसको सूचना दी जाएगी कि आप इस तारीख को थाने में पहुंचें, ठीक है। सेकंड, if the person to whom a notice is issued under this section fails to comply with the conditions of notice, the police officer may arrest him for the offence mentioned in the said notice। अगर वो नोटिस देने पर भी नहीं आता है थाने में तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है जो ऑफेंस उस नोटिस में मेंशन किया गया है। सेक्शन 41B बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। व्हेन पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट शैल इन्फॉर्म द पर्सन arrested that he has right to have relative or friend named by him to be informed of his arrest। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेगी तो उसको बताएगी कि आपका राइट बनता है, आप किसी भी अपने रिश्तेदार या आप अपने किसी दोस्त को फोन करके बता सकते हैं कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। सेक्शन 41C बात करता है कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। सेक्शन 41D बात करता है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, दो नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस के द्वारा उसकी इंटेरोगेशन चल रही है, उससे मतलब पूछताछ चल रही है, तो वो जो अरेस्टेड पर्सन है उसका राइट है कि वो अपनी इच्छा से अपनी ही किसी चॉइस के वकील से मिल सकता है ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। सेक्शन 42 बात करता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। एनी पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिफ्यूज्ड टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस, ही मे बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला हो, अगर उससे पुलिस उसका नाम और पता पूछती है तो उसको बताना जरूरी होगा, अदरवाइज पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 43 बात करता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। गाइज सेक्शन 43 का मतलब क्या है, प्राइवेट पर्सन से यहाँ क्या मतलब है। गाइज आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में कि एक घर में 5 चोर घुस गए डकैती डालने के लिए, ठीक है, उन्होंने सब सारा सामान लूट लिया और जैसे ही वो भागने लगे तो भीड़ ने उन सभी को पकड़ लिया और मारने पीटने लग गए, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि वो भीड़ उनको पकड़ सकती है, उनको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि जो उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 44 बात करता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल में हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट अ पर्सन हु कमिटेड एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। सेक्शन 45 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट।
No member of armed forces of the Union shall be arrested for anything done in discharge of his official duties except after attaining the consent of the central government. Section 46 बात करता है arrest how made. Person shall actually be touched and body shall be confined except by words, actions सरेंडर्ड. अरेस्ट किया कैसे किया जाएगा? जैसे उसको बोलते हैं ना कि यू आर अंडर अरेस्ट. आपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा. ठीक है, पुलिस आती है और किसी मुजरिम को जब पकड़ती है, पकड़ने से पहले बोलती है मिस्टर राम यू आर अंडर अरेस्ट. तो ये एक प्रोसीजर है अरेस्ट करने का. वेयर एवर मैटर परटेन्स टू वुमेन इफ ओरल सबमिशन नो नीड टू टच एक्सेप्ट पुलिस ऑफिसर इज वुमेन. सिर्फ पुलिस ऑफिसर, अगर कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर है तो वही वुमेन को अरेस्ट कर सकती है. नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज एज एडेड इन सेक्शन 46 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी बाय 2005 अमेंडमेंट. किसी भी वुमेन को आप सनसेट के बाद में और सनराइज से पहले, मतलब सूरज छिपने के बाद और सूरज उदय होने से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी वुमेन को. वेयर एवर एनी वुमेन इज टू बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज देन बाय फीमेल पुलिस ऑफिसर. अगर आपको गिरफ्तार करना है, मान लो ऐसी कोई वुमेन है जिसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है, तो वो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज भी अरेस्ट किया जा सकता है उसको बाय ओनली फीमेल ऑफिसर in exceptional cases, and written report shall be made taken from JM first in whose jurisdiction arrest or offense committed. एक रिटर्न रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आप उसको उसी वक्त क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं. रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे. वेयर एवर एनी पर्सन इज इवेडिंग अरेस्ट, अगर कोई पर्सन गिरफ्तारी से भाग रहा है तो पुलिस ऑफिसर कैन यूज ऑल नेसेसरी मीन्स बट कैन नॉट कॉज डेथ एक्सेप्ट ऑफेंस इज पनिशेबल बाय डेथ एंड एलआई. तो पुलिस नेसेसरी मीन्स यूज कर सकती है, ठीक है, लेकिन डेथ नहीं कर सकती. एक्सेप्ट ऑफेंस इज पनिशेबल बाय डेथ एंड एलआई. अगर किसी ने कोई मर्डर करके भाग रहा है तो पुलिस उसको इस तरीके से गोली मारकर रोक सकती है कि उसकी डेथ ना हो. कोशिश यही करेगी, ठीक है. इन केस लॉ ऑफ जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इट वाज हेल्ड दैट इवन अ मैन मे अरेस्ट अ वुमेन ड्यूरिंग डे लाइट ड्यू टू कंडीशनल सर्कमस्टांसेस इफ नेसेसरी. जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया था कि एक मेल पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है किसी वुमेन को ड्यूरिंग द डे लाइट, दिन के वक्त, अगर जरूरत पड़े तो. नेक्स्ट राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं. सेक्शन 47 से 60A तक है. 47 बात करता है, गाइस ये कीवर्ड्स है, आप इनको इस तरीके से पूरा याद कर सकते हैं. सेक्शन 47 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस. सेक्शन 47 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी अरेस्टेड. सेक्शन 48 बात करता है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन. Section 49 deals with no unnecessary restraint. Section 50 is about person arrested to be informed of grounds of arrest and right to bail. Section 50A बात करता है वन फोन रूल. Section 51 बात करता है सर्च ऑफ पर्सन. Section 52 बात करता है वेपन, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन. जो भी कोई वेपन्स वगैरह हैं वो पुलिस सीज कर सकती है. अब सेक्शन 53, 53A और 54 मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है. 53 में दिया गया है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर. 53A में दिया गया है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर. 54 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर. सेक्शन 54A बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड. 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट. 55A बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन. सेक्शन 56 बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. सेक्शन 57 बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स. सेक्शन 58 डील्स विद पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस. Section 59 discharge of person apprehended. Section 60 power on escape of pursue and retake. Section 60A arrest to be made strictly according to this code. Section 50 deals with person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail. That every person arrested without warrant shall be informed of grounds of arrest and if right to bail. Arrest is made of
बेलेबल ऑफेंस। अगर किसी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट वारंट तो आप उसको ग्राउंड्स बताएंगे कि आपको इन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, और अगर आपके पास राइट टू बेल है, अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो आप उनको वो भी बताओगे कि आप बेल ले सकते हैं। हाउएवर देयर इज नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजन देन इट शैल रेंडर द arrest and detention of person concerned illegal and shall enable the person arrested move on habeas corpus to obtain his relief. Section 53 बात करता है examination of accused by medical practitioner at request of police officer. If there are reasonable grounds for believing that an examination of particular person will afford evidence as to commission of offence. Section 53A identification of person accused of rape by medical practitioner. This section is about the examination of person accused of rape by medical practitioner at the request of police officer. Identification of arrested person by medical officer. When any person is arrested, he shall be examined by medical officer in the service of central or state government. Guys, ये सेक्शन जब आप मान लीजिए कोई किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस थाने में उससे मार पीट के कुछ अगर पूछा जा रहा है तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना जरूरी होता है। जब भी कोई पुलिस किसी मुजरिम को गिरफ्तार करके लेके जाती है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, ठीक है। सेक्शन 54A बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन। किसी पर्सन का अगर अरेस्ट किया गया है तो आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। सेक्शन 57 बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। It is mandatory to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of arrest. ये मैंडेटरी प्रोविजन है। सेक्शन 57 जो है, पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है किसी भी अरेस्टेड पर्सन को। और इसमें टाइम ऑफ जर्नी नॉट इंक्लूडेड। आने जाने का जो समय है थाने से लेकर आप मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर किसी अरेस्टेड पर्सन को प्रस्तुत करते हैं तो वो टाइम, जर्नी का जो टाइम है वो इसके अंदर इंक्लूड 24 आवर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 60 बात करता है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। इफ अ पर्सन इज एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड मे इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के हाथ से कोई बंदी या कोई अरेस्टेड पर्सन जो है वो छुड़ाकर भाग जाए तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी पावर्स यूज कर सकता है और उसको कहीं भी गिरफ्तार कर सकता है इंडिया में। चैप्टर 6 बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस, जो कि सेक्शन 61 से 90 तक है। इसको मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में सम्मन्स दिए गए हैं। अगर सम्मन्स की कंप्लायंस नहीं होती है तो वारंट जारी किए जाएंगे। वारंट्स के अगर कंप्लायंस नहीं होती है तो प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, जिसको हम हमारी लोकल भाषा में कहते हैं कुर्की, जारी करती है। कुर्की जारी करना इज प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, ठीक है। और अदर रूल्स जो दिए गए हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो सेक्शन 87 से 90 तक है। समन्स हैं 61 से 69 तक। 61 में फॉर्म्स ऑफ समन दिए गए हैं। सेक्शन 62 में दिया गया है समन्स हाउ सर्व्ड। सेक्शन 63 में दिया गया है सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। सेक्शन 64 में दिया गया है सर्विस व्हेन पर्सन्स समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। सेक्शन 65 में दिया गया है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। चस्पा, ये हम लोकल लैंग्वेज में इसको चस्पा वर्ड यूज करते हैं। सेक्शन 66 बात करता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। सेक्शन 67 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। सेक्शन 68 बात करता है proof of service in such cases when serving officer not present. Section 69 बात करता है सर्विस ऑफ सम्मन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अब वारंट, अगर सम्मन की कंप्लायंस नहीं की जा रही है तो फिर वारंट जारी कर दिया जाएगा। सम्मन भेजने पर भी कोई पर्सन अगर अपीयर नहीं हो रहा है तो फिर वारंट जारी किया जाएगा। तो वारंट है सेक्शन 70 से 81 तक। अब सेक्शन 70 से 76 तक लोकल जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग दिया गया है। अगर वारंट लोकल जुरिस्डिक्शन में ही जारी करना है। सेक्शन 77 में दिया गया है थ्रू आउट इंडिया, और सेक्शन 78 से 81 तक दिया गया है आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, सेक्शन 82 से 86 तक। सेक्शन 82 बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन
Claims and objections to attachment. Section 85, release, sale and restoration of attached property. Section 86, appeal from order rejecting application for restoration of attached property. And last part is other rules, which is from section 87 to section 90. Section 87 deals with issue of warrant in lieu of or in addition to summons. Section 88, power to take bond of appearance. Section 89, arrest on breach of bond for appearance. Section 90, provisions of this chapter generally applicable to summons and warrants of arrest. Section 61, forms of summon. Every summon issued by court shall be in writing, duplicate, signed by presiding officer or in any other officer authorized and shall bear the seal of court. अगर कोई सम्मन कोर्ट के द्वारा जारी किया जा रहा है तो वो राइटिंग में होगा और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी होगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन किया हुआ होना चाहिए और एनी अदर ऑफिसर जो भी ऑथराइज्ड किया गया है और कोर्ट की उस पे सील लगी हुई होनी चाहिए. सेक्शन 62 बात करता है सम्मन्स हाउ सर्व्ड. सम्मन का सर्विस कैसे होगा. सम्मन में बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और बाय एन ऑथराइज्ड पब्लिक सर्वेंट. सम्मन या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्व किया जा सकता है या कोर्ट का कोई ऑफिसर के द्वारा सर्व किया जा सकता है या फिर ऑथराइज्ड पब्लिक सर्वेंट के द्वारा. सेक्शन 63 बात करता है सर्विस ऑफ सम्मन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज. इट मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर or other principal officer of corporation and by letter sent by registered post addresses to the chief officer of corporation in India. corporate bodies या societies को आपको अगर कोई सम्मन भेजना है तो आप उसके सेक्रेटरी या लोकल मैनेजर या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर को उस कॉरपोरेशन के किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर को आप बाय लेटर पोस्ट कर सकते हैं उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे. सेक्शन 64 बात करता है सर्विस when person summoned cannot be found. If person is not found then summon shall be given to adult male member of the family. अगर मान लीजिए जिस किसी के नाम से सम्मन जारी हुआ है वो अगर घर पे नहीं मिलता है तो उस घर के किसी मेल मेंबर को जो कि अडल्ट मेल मेंबर होगा उसको वो सम्मन दिया जा सकता है. ये सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है और सीपीसी के अकॉर्डिंग सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग आप किसी फीमेल मेंबर को भी दे सकते हैं. ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि सर्वेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली. सर्वेंट को आप सम्मन नहीं दे करके आ सकते. सेक्शन 65 बात करता है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड. अब जो चस्पा वर्ड जो है हमने बहुत बार सेशन कोर्ट्स में सेशन ट्रायल में ये चस्पा वर्ड सुना है. व्हेन सम्मन कैन नॉट बी सर्व्ड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, सेक्शन 63 और सेक्शन 64. The serving officer shall affix the summon in duplicate to some conspicuous part of the house. अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का कोई अधिकारी वो सम्मन की सर्विस करवाने जाता है, सम्मन जिसके नाम से जारी होता है वो उसको देने जाता है, तो अगर उसके घर पे ताला लगा हुआ है तो वो सम्मन की एक डुप्लीकेट कॉपी घर के एक ऐसे पार्ट पे जो आम जनता जो कॉन्स्पिशियस पार्ट हो, मतलब जो इजीली विजिबल जो पार्ट है हाउस का, इजीली विजिबल पार्ट जो है हाउस का, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वहां वो डुप्लीकेट कॉपी चिपका कर आ सकते हैं. सेक्शन 66 बात करता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट. वेयर द पर्सन टू होम समन इज टू बी सर्व्ड इन एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट देन समन शैल सेंड टू द हेड ऑफ द ऑफिस. अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सम्मन सर्व करवाना है हेड ऑफिस को वो सम्मन भेजा जा सकता है. सेक्शन 70 बात करता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन. एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, शैल बी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कंसर्न्ड कोर्ट. कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट अगर जारी किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा तो वो राइटिंग में होगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन किया हुआ होगा और कोर्ट की सील भी उस वारंट ऑफ अरेस्ट पे लगी हुई होगी. नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट. सेक्शन 75. द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट. अब जो हम बात कर रहे थे कि किसी को आप अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है, ठीक है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है, तब वो सामने वाला कोई अगर पावरफुल अगर आदमी है, अगर वो लोग की नॉलेज रखता है तो वो पूछ लेता है पुलिस से पहले अरेस्ट वारंट लेके आइए फिर मुझे गिरफ्तार करना. तो पुलिस उनको दिखाती है ये रहा हम अरेस्ट वारंट हमारे साथ लेकर आए हैं आपका. ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो सेक्शन 75 में कवर अप होती है. सेक्शन 77 बात करता है
where warrant may be executed. Warrant may be executed at any place in India. Section 82, proclamation of person absconding. A person who is avoiding execution of warrant may be proclaimed absconded. Proclamation under Section 82 clause 1 requiring a person to appear must be published giving not less than 30 days time to person concerned appear at specified place and specified time. अगर कोई अरेस्ट वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है जानबूझकर, अगर अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है और फिर भी वो इधर उधर भाग रहा है, आजकल सुशील कुमार का केस बहुत ही न्यूज में बर्निंग न्यूज बना हुआ है। सुशील कुमार जो हमारे ओलंपिक पदक विजेता हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था, बट वो काफी दिनों से फरार थे। ठीक है, तो उनके नाम का अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। तो उनको अब जो भी कंडीशंस जो हैं सेक्शन 82 की, अब उसमें इसमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन 82 क्लोज 1 बात करता है कि उस पर्सन को कम से कम 30 दिन का समय देना चाहिए कि आप आइए और खुद गिरफ्तार हो जाइए। ठीक है, सेक्शन 83 बात करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। In order to compel appearance of person who is absconding in spite of warrant of arrest being issued against him, his property may be ordered to be attached simultaneously with issuance of proclamation under section 82, provided that the court is satisfied that such person is about to dispose of the whole or any part of his property, is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court. The court may order proclamation and attachment simultaneously. Section 83 clause 1 clause A. Attachment of land paying revenue to the state government of person absconding shall be made through collector of district where land is situated. Section 83 clause 4. अगर किसी पर्सन के लिए वारंट अरेस्ट जारी किया हुआ है और फिर भी वो भाग रहा है जानबूझकर पुलिस से, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा सकती है, कुर्की वारंट जारी किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी सेशन ट्रायल या सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके सामने ये शब्द जो है रोज आता होगा, रोज आपको सुनने को मिलता होगा। तो कुर्की वारंट जारी किया जा सकता है अगर कोई अरेस्ट वारंट से भी बचकर भाग रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि आप कानून से नहीं भाग सकते, इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। नाउ Section 84, claim and objections to attachment. A person other than proclaimed person can object within 6 months from the date of attachment on the ground that such claimant or objector has an interest in such property, and if the claim and objection has been disallowed, then such claimant may within 1 year from such order institute a suit to establish the right which he claims. जो कोई पर्सन फरार है, उस पर्सन के अलावा कोई इंटरेस्टेड अगर पार्टी है कि ये जो प्रॉपर्टी आप अटैच कर रहे हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट सच क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, तो वो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ऑब्जेक्ट कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट सच क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्टेड इन सच प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी उसकी है या वो प्रॉपर्टी जो है वो उससे बिलोंग करती है। ठीक है, अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन। इफ द क्लेम एंड ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड, अगर वो क्लेम या ऑब्जेक्शन डिसअलाउ कर दिया जाता है तो वो क्लेमेंट जो है, जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, वो विद इन 1 year एक सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में कि जो वो प्रॉपर्टी जो क्लेम कर रहा है वो उसकी ही है। सेक्शन 85, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अ प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड can claim the property or sale proceeds on appearance within 2 years from the date of attachment. अगर किसी फरार हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट क्लेम कर सकता है। सेक्शन 87 बात करता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। A court empowered to issue summon for appearance of person may issue after recording its reason in writing. A warrant for his arrest is either before issuing summon or after issuing the same but before the time fixed for his appearance. The court sees the reason to believe that he has absconded or will not obey the summon, and if at such time he fails to appear and summon is proved that to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith, no reasonable excuse is offered for such delay. Basically section 87 में क्या दिया गया है, कोर्ट जो है समन जारी करेगी किसी भी पर्सन को कि आप इस तारीख को कोर्ट के सामने अपीयर होइए। ठीक है, सम्मन जारी करने से पहले या फिर इस सम्मन जारी करने के बाद में जो टाइम फिक्स किया गया है उस सम्मन में अगर उस तारीख को वो पहुंच जाता है कोर्ट में, और अगर कोर्ट को लगता है
कि वो भाग सकता है पुलिस से बचकर, या फिर उस सम्मन को वो फॉलो नहीं करने वाला, सम्मन में जो कंडीशंस दी गई हैं उसको वो फॉलो नहीं करने वाला, या उस सम्मन को वो कंडीशंस जो है, सम्मन की जो कंडीशंस है वो ब्रीच कर सकता है, या फिर जिस तारीख को किसी पर्सन को बुलाया गया है सम्मन जारी करके और वो उस दिन नहीं आ पाता है या लेट हो जाता है और कोई रीजनेबल एक्सक्यूज अगर नहीं दे पाता है तो उसके खिलाफ क्या है, वारंट जारी किया जा सकता है, अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है। तो बेसिकली सेक्शन 87 ये डील करता है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 एंड आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा, and I hope you all are getting my point, what I want to deliver you. And my motive to prepare this video is that to make the CRPC very easy for the law students who wanna go in the law career, who wanna make his career in law or legal sector. So guys, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए stay safe, stay healthy and thank you so much.